हेलो गाइस, जीडी एजुकेशन टीच में आपका स्वागत है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूनानी रोमन लेखक के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूनानी रोमन लेखक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे पहले नंबर पे कि टेसियस कौन था, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह एक ईरान का राजवैद्य था, चिकित्सक था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय भी है। नेक्स्ट है हेरोडोटस। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस ने लिखा था। तो यह याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तीसरा है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्रिस्टस तथा ऑस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सिकंदर के साथ कौन कौन से लेखक भारत आए थे। तो यहाँ पर निरियाकस, अनेसिक्रिस्टस और ऑस्टोबुलस यह आए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। चौथा है मेगास्थनीज। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। पांचवा क्वेश्चन है डाइमेकस। यह एक सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का एक राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में भारत आया था। तो फ्रेंड्स, यह पूछा जा सकता है कि एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस किसके दरबार में भारत आया था? तो वह है बिंदुसार के। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। छठवां क्वेश्चन है डायोनीसियस। तो यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अशोक के दरबार में कौन आया था? तो यह हो जाएगा डायोनीसियस। सातवां है टॉलमी। फ्रेंड्स, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। यह एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, आप इसे याद रखिए। 8वां क्वेश्चन है प्लिनी। तो इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? तो यह है प्लिनी की। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों एवं आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9वां है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है और यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। फ्रेंड्स, अभी हमने यूनानी रोमन लेखकों के बारे में पढ़ा, अब हम चीनी लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो वह होगा फाहियान। फ्रेंड्स, इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि किस चीनी यात्री ने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है? तो वह फाहियान हो जाएगा। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। नेक्स्ट है संयुगन। फ्रेंड्स, यह 518 ईस्वी में भारत आया था और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। तीसरा है हेनशांग। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप इसे याद रखिए।
हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और यह लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटा। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था और इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, यह हमेशा पूछा जाता है, आप इसे याद रखिए, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है और इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बताया है कि सिंध का राजा शूद्र था। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नोट दिया है, हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे हेनसांग के अध्ययन के समय, तो वह हो जाएगा आचार्य शीलभद्र थे। चौथा है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। यह इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं अभी हमने यूनानी रोमन लेखकों के बारे में पढ़ा और चीनी लेखकों के बारे में, और अब पढ़ेंगे हम अरबी लेखकों के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला दिया है अल-बरूनी। यह एक अरबी लेखक है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि अल-बरूनी कहाँ का लेखक था, तो यह बन जाएगा अरबी लेखक था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, तो यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक कौन था, तो वह हो जाएगा अल-बरूनी। तो अरबी में लिखी गई उसकी कृति क्या है? किताब उल हिंद, या उसे तहकीक-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है, और एक और नाम है भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, पूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान एवं विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। तो 80 अध्यायों में विभाजित है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे रिहला के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, MPPSC में हमेशा पूछ लिया जाता है किताबों के बारे में, पुस्तकों के बारे में, तो आप इन्हें याद रखिए। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ अन्य लेखकों के बारे में। तो एक है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ किसकी रचना है, तो वह होगा तारानाथ। और पूछा जा सकता है कहाँ का लेखक था, तो वह है तिब्बत का। दूसरा है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। फ्रेंड्स, आगे है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। तो कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं, आइए देखते हैं। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, जिसे बोगाजकोई या एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, जिसे अश्विनी कुमार के नाम से भी मिलते हैं।
नेक्स्ट है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं भागवत धर्म मध्य भारत में बहुत ही प्रचलित था और इसका जो साक्ष्य है वह हेलियोडोरस के वेसनगर गरुड़ स्तंभ से मिलता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? शोहगौरा अभिलेख है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो वह है भीतरी स्तंभ लेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है और यह भानुगुप्त नामक शासक का अभिलेख था। नेक्स्ट है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। यह भी इम्पोर्टेंट है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गारतावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है। नेक्स्ट है प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है और इसी को साहित्य में कारशार्पण कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है अरिकमेडु यानी पुडुचेरी के निकट है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक नोट है, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा यानी कि स्वर्ण भूमि कहा जाता है, वर्तमान में म्यांमार के नाम से प्रसिद्ध है, मलाया जिसे स्वर्ण द्वीप कहा जाता है और कंबोडिया जिसे कंबोज और जावा जिसे यवद्वीप के नाम से जाना जाता था से स्थापित हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पता चलता है कि भारत का संबंध बर्मा से था और फिर मलाया जिसे स्वर्णद्वीप के नाम से जाना जाता था, कंबोडिया से और जावा, इन सभी देशों से भारत का संबंध था। फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं अभिलेख और शासक, कौन सा अभिलेख कौन से शासक ने लिखा है यह देखते हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो तिथि रहित है, जिसमें कोई तिथि नहीं लिखा है, कोई डेट नहीं है, उसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा था, यह उसका अभिलेख था। तो फ्रेंड्स जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, इसका शासक रुद्रदामन था और नासिक अभिलेख इसका गौतमी बलसरी था और प्रयाग स्तंभ लेख यह समुद्रगुप्त का है। एहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का। मंदसौर अभिलेख है मालवा नरेश यशोवर्मन का। ग्वालियर अभिलेख है प्रतिहार नरेश भोज का और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख यह स्कंदगुप्त का है और देवपाड़ा अभिलेख है बंगाल शासक विजयसेन का। फ्रेंड्स यहाँ पर एक नोट दिया है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। एपिग्राफी के नाम से अभिलेखों का अध्ययन को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।